हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं जानती हूँ कि बीपीएससी के सेशन के लिए इस बार कुछ ज़्यादा इंतज़ार हो गया, क्योंकि संडे को क्लास होती नहीं है। कल क्लास आपकी, ठीक है ना, रीशेड्यूल कर दी गई थी। तो वैसे आप सभी ने हिंदी के सेशन का वेट किया फ्रेंड्स? हाँ जी, सारे बच्चे बता दीजिए, क्या सभी बच्चों ने हिंदी की क्लास का वेट किया कि नहीं किया? जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ जी। तो वैसे आज का जो विषय है फ्रेंड्स वो है स्वर व्यंजन का। और क्या है कि ये वाला टॉपिक जो है ना फ्रेंड्स, ये हर लेवल पे आता है, तो हमने कहा आज हम इसी से प्रारंभ करेंगे। वैसे कल साहित्य का सेशन है, लेकिन आज आज तो हम स्वर और व्यंजन की जानकारी ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अघोष सघोष में, अल्प प्राण महाप्राण में, इनफैक्ट उच्चारण स्थान में, वहां पर भी बहुत समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे बच्चे रेडी हैं? चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स, कोई कोर्स लेना हो, क्योंकि देखिए केवीएस का कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है ना, बाकी कोर्सेज भी सही तरीके से चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी अगर आपको कोर्स लेना हो तो किसी भी सोशल मीडिया पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए। तो फिर सबसे पहले एक सैटरडे को जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो रह गया, ठीक है ना। सैटरडे को एक अंतिम प्रश्न जो पूछा था, आज प्रारंभ हम वहीं से करते हैं। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ट्राई कीजिए एक बार सारे बच्चे। जब तक आपके बाकी मित्र आ रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। जी, वेरी गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और वैसे आप सभी को भाई शुभकामनाएं भी। अभी आप जानते हैं, ठीक है ना, कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट थे वो बिल्कुल सेफली वापस आ चुके हैं, शुभांशु शुक्ला जी। तो उन्हीं के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, इस खुशखबरी के साथ ही आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। जी, वेरी गुड। तो यहां पर अब आप कह रहे हैं सी ऑप्शन। तो एक बार क्वेश्चन पढ़े फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या था कि जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर, अब मुख्य अर्थ में बाधा हो गई है तो अभिधा शब्द शक्ति तो नहीं है, सादृश्य संबंध के अलावा अन्य संबंधों के द्वारा, कि जो सादृश्य संबंध है, सादृश्य संबंध क्या होते हैं फ्रेंड्स? तुलना। कि जहां पे तुलना नहीं है, जहां पे किसी और संबंध के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? रूढ़ी लक्षणा, गौणी, शुद्धा लक्षणा या गौणी? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहां पे तुलना आती है वहां पर गौणी आती है, लेकिन जहां पर आपका ये तुलना के अलावा कोई दूसरा संबंध है वहां पर आती है शुद्धा लक्षणा। बी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, सी नहीं आएगा। जी, कल क्लास नहीं हुई थी फ्रेंड्स, कल आपकी वो थोड़ी ईवीएस की क्लास चल रही थी ना, मैराथन, तो इसके कारण हिंदी की क्लास को थोड़ा रीशेड्यूल कर दिया गया। लेकिन मैंने कहा भाई हिंदी की क्लास और रीशेड्यूल नहीं होगी, क्योंकि सारे बच्चे हिंदी का सेशन देखना चाहते हैं। ओके, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन होगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका तुलना हो, गौणी लक्षणा, जैसे रूपक अलंकार में होता है वो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। लेकिन अगर जैसे मैं कहूं कि मेरा घर तो गंगा में बना है, गंगा में बना है यानी कि गंगा के समीप बना है, तो वो जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो आएगा शुद्धा लक्षणा। चलिए, खैर आज का जो विषय है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आज का विषय बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स, वर्णों की सही पहचान। और याद रखिए फ्रेंड्स, वर्णों में केवल व्यंजन नहीं, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। पहले तो ये बात याद होनी चाहिए कि वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती है। और उसके बाद वैसे ठीक है ना, आपके लिए डिस्काउंट ऑफर भी है। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, 60% डिस्काउंट ऑफर है, जिसका कूपन कोड है लक्ष्य 60। ये भी फटाफट नोट कर लीजिए। अब तो यहाँ पर आज हम दो प्रकार के मुख्यतः स्वरों, ये वर्णों के प्रकार डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रयत्न के आधार पे होते हैं। प्रयत्न क्या होता है फ्रेंड्स? की बोलने का तरीका कैसा है, कि किस प्रकार से बोलने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो इसलिए प्लीज आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, उसमें जितना हो सके बोल के देखिएगा, ठीक है, कि कैसे हम बोलते हैं कि र, ल, किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो आपका स्वर कंपन में, स्वर तंत्रियों में कंपन के रूप में आपका अघोष और सघोष, श्वास वायु की मात्रा के रूप में अल्प प्राण और महाप्राण, और लास्ट में हम करेंगे उच्चारण स्थान। आज हम उच्चारण स्थान का विषय भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 3 विषय आज हम करने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? प्रयत्न के आधार पे घोष और अघोष। याद रखिए फ्रेंड्स, घोष का मतलब ही सघोष होता है। चाहे घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, एक ही बात है। अब ये वर्ड आया कहाँ से? जैसे आपने सुना होगा मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कि युद्ध का नाद घोष हो चुका है, ठीक है ना, युद्ध का नाद बज चुका है। तो घोष मतलब होता है गूंजना। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी वर्ण को बोलते हैं और यहाँ पर आवाज गूंजे, उसे कहा जाता है सघोष ध्वनि। और अगर वैसी गूंज ना हो तो वो अघोष ध्वनि कहलाती है। वैसे तो इसके सिंपल से नियम हैं जो हम आपको बताएंगे, आपको फिर उसमें
चाहे रट्टा भी मार लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन समझकर करेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं आप। ओके हाँ जी भाई, सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। प्लीज सभी बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट। आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। अब तो फ्रेंड्स, स्वर तंत्रियां होती क्या हैं? स्वर मतलब होता है ऑब्वियसली आपकी जो ध्वनि है, और तंत्र मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसे कहते हैं ना तांत्रिक विद्या, तो तंत्र मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो चीज है, ये स्वर तंत्रियों में कंपन। तो या फिर यहाँ पे जैसे, अब कोई भी आप ना ध्वनि बोलिए, एक बार बोल के देखिए, त थ द। सारे बच्चे एक बार प्लीज अपने एंड पे बोल के देखिए, त थ द। द बोलते समय कानों में आवाज गूंजेगी, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है ना। उसी प्रकार क ख ग, ग बोलते ही कानों में आवाज गूंजेगी, ये होगा ही होगा। तो ये जो गूंजने वाली आवाज है, इसे कहते हैं सघोष, कि अगर स्वर तंत्रियों में कंपन है तो वो सघोष कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये एससेट के लिए, केवीएस के लिए, DSSB के लिए, बीपीएस के लिए, सीटेट के लिए, आप सबके लिए दे सकते हैं। क्वालिफाइंग के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सबके लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर लेवल पर आता है। ओके, बोल के देखा सभी ने? फिर प फ ब, फिर से वही हुआ प फ ब। तो जो तीसरा व्यंजन है, तीसरे व्यंजन पर आकर आवाज गूंजती है। तो यहां पर अब मैं आपको नियम बताने जा रही हूं कि ये तो था कि इसका मतलब क्या होता है, कि घोष और अघोष। अब सबसे पहले आते हैं स्वरों से, प्रारंभ करते हैं। सभी स्वर, सभी के सभी स्वर हों, कोई भी हो, सारे होंगे सघोष। सबसे पहली चीज, ये नियम सारे बच्चे याद कर लीजिए कि जितने भी स्वर हैं सारे सघोष होंगे, कोई अघोष नहीं है स्वर, सारे के सारे सघोष हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज, जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? केवल 4, य र ल व। ये सारे के सारे होंगे आपके सघोष। तो इस प्रकार से सभी स्वर कितने हुए? 11, 11 और ये 4, ठीक है, आपके 15 तो सघोष कंफर्म है, ये आपके कहीं नहीं जा रहे। सारे के सारे ये स्वर और जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन है, सारे के सारे सघोष होंगे। उसके बाद आती है तीसरी चीज, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब फ्रेंड्स यहां पर समस्या है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? श श स ह, लेकिन यहां पे केवल जो श श स है, ठीक है ना, श श और स, ये होंगे आपके अघोष। और जो ह है, ह आएगा आपका सघोष में, क्योंकि ह भी स्वरों की भांति अंदर से आवाज आती है, ह, तो यहां पे आवाज गूंजती है। तो ह सघोष है, लेकिन तीनों ऊष्म व्यंजन आपके अघोष हैं। तो सबसे पहले तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इधर उधर करने वाली बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहां करने से, ठीक है ना, संस्कृत में भी मदद मिलती है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी संस्कृत की व्याकरण भिन्न है, उसके प्रकार भिन्न है, हिंदी में भिन्न है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है ये 3 पॉइंट। अब आते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कौन सा बचा फ्रेंड्स? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से? क से लेकर म तक, यानी कि 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है ना, ये 5 ही वर्ग बचे। अब इसमें क्या करना है? सिंपल सा नियम है, पहला और दूसरा कॉलम, पहला और दूसरा कॉलम ये होगा आपका अघोष। पहला और दूसरा कॉलम कौन सा हुआ? क ख, च छ, ट ठ, त थ, प ब, ये प फ। तो ये जो पहले 2 कॉलम हैं वो आपके अघोष हैं, तीसरा, चौथा और 5वां आपका सघोष है। बस इतना सा करना है, ये आपका अघोष सघोष यहां पे खत्म। ट्राई कर लीजिए सारे बच्चे एक बार, और कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं।
जी, ह जो है फ्रेंड्स, ह आपका सघोष में आएगा, लेकिन श श स अघोष में है। ये चीज याद करनी है। अभी अल्प प्राण नहीं कर रहे फ्रेंड्स, अभी केवल हम अघोष सघोष करें, मिक्स मत करिए। वही मैं कहती हूँ, एक टाइम पे एक चीज करिए, ठीक है ना। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। मॉक टेस्ट पर करेंगे तो जल्दबाजी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके अलावा अघोष सघोष में और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं, ठीक है ना, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण मतलब क्या होता है? जान, कि अरे तुम तो मेरे प्राण हो, तुम तो मेरी जान हो, ठीक है ना। और प्राण वायु, ठीक है ना, श्वास प्राण, श्वास बल। श्वास का मतलब क्या होता है? सांस, कि बोलने में कितनी जान लग रही है, कितना बल लगाकर आपको बोलना पड़ रहा है। जैसे कि क, फिर एक होता है ख। तो अंतर समझ रहे हैं आप कि क, ग, न, प, द, कितनी मतलब कि सिंपल सिंपल ध्वनियां हैं। अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब क्या होता है? कम, बोलने में ज्यादा बल ना लगे, ठीक है ना, इजीली बोल रहे हैं। लेकिन जिसको बोलने में पूरी जान लगे, ख, घ, ध, भ, ये सारे के सारे आपके महाप्राण हैं। और इसमें भी वही नियम देखिए, सबसे पहले स्वरों से प्रारंभ करते हैं। सभी स्वर, सभी के सभी स्वर आपके क्या होंगे? अल्प प्राण। कोई ऐसा स्वर नहीं है जिसको बोलने में पूरी जान लगे, ठीक है ना। तो सभी के सभी स्वर आपके अल्प प्राण हैं, यानी कि अब सभी स्वर सघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। तो इजीली इस तरीके से याद किया जा सकता है। ओके, सभी स्वर अल्प प्राण। दूसरे पर आइए, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, ये आपके सारे के सारे हैं अल्प प्राण। य र ल व कितनी इजीली बोला गया, य र ल व, मतलब उसमें कोई जान नहीं लगी, कोई हिम्मत नहीं लगी। लेकिन सभी के सभी जो ऊष्म व्यंजन हैं, सभी के सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से? श, श, स, ह, ये सारे के सारे होंगे आपके महाप्राण। सारे बच्चे नोट कर लीजिए, जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं सारे के सारे आपके महाप्राण। टीजीटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है फ्रेंड्स? वैसे तो मैं आपको यही कहूंगी, आप कोई भी बुक लीजिए, सारी बुक बेस्ट है, क्योंकि सभी में आपको पूरा पूरा मटेरियल मिलेगा और सभी में कहीं ना कोई गलती है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत है, ठीक है ना, ल्यूसेंट है, सरस्वती पांडे है, अग्रवाल की बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं। आप कोई भी बुक लीजिए फ्रेंड्स, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है। तो ये तीन नियम। अब चौथी चीज क्या बची? स्पर्श व्यंजन। चौथी चीज जो बची आपकी वो है स्पर्श व्यंजन, यानी कि क से लेकर म तक पांचों वर्ग। अब इसका नियम फिर वही चीज, इसमें भी वो तरीका है कि जैसे बोलकर बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, तो ख और घ इन्हें बोलने में ज्यादा, ठीक है ना, प्राण लगे। तो यहां पर क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड एंड फोर्थ कॉलम जो है वो होगा आपका महाप्राण। और जो पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम है वो होगा आपका अल्प प्राण। सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा है, अल्प प्राण महाप्राण, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल जी, आप हिंदी का बैच बिल्कुल ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैं तो वही कह रही हूँ, 60% डिस्काउंट चल रहा है और बैच लेना है तो जल्दी बैच लीजिए, जिससे कि जितनी जल्दी तैयारी प्रारंभ करें। अच्छा वैसे फ्रेंड्स, आपको पता है ना, कल यूपी टेट का नोटिफिकेशन जैसे आ गया है, एक एडवर्टीजमेंट आ गया है कि वेबसाइट पर, ठीक है ना, 28 जुलाई को, 28 जुलाई 28 जुलाई को यूपी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी फ्रेंड्स। ये खुशखबरी है, क्योंकि अगर एक पेपर की नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आ रही है तो बीपीएससी की भी आ सकती है फ्रेंड्स, सीटेट की भी आ सकती है फ्रेंड्स, केवीएस की भी आ सकती है। तो प्लीज आशा मत छोड़िए। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, वो तो क्या कहते हैं कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री थे वो तो सेफली लैंड कर चुके हैं, अब आपकी बारी है फ्रेंड्स, आप उनसे प्रेरणा लीजिए। आखिरी का जो भाग होता है सबसे डेंजरस होता है, पता है ना, जो बच्चे अगर देख रहे होंगे कि बिल्कुल आग का गोला बन चुका था उनका जो था,
और वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सेफ हो जाता है। उसी प्रकार अगर 28 जुलाई को यूपी का नोटिफिकेशन आ सकता है तो बाकी पेपर्स का भी आ सकता है। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, ये था आपका अल्पप्राण महाप्राण। अब फाइनली अगर कोई भी समस्या है, एक बार फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, बताइए कोई ऐसी चीज जो हो जो आपको कंफ्यूज कर रही हो। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए अघोष सघोष क्या होता है। ठीक है ना, स्वर तंत्रियों में कंपन है तो आपका सघोष, नहीं है तो आपका अघोष। बोलने में अगर ज्यादा जान लग रही है तो महाप्राण, बोलने में कम जान लग रही है तो अल्पप्राण। ठीक है जी। उसके बाद अब फ्रेंड्स एक चीज और है जहां पर मैंने देखा कि बच्चों की क्वेरीज आई हुई थी कि मैम द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन क्या सेम है। भाई कहां से सेम है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अगर आज हम स्वर व्यंजन की बात करें तो आज हम आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे। द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन बिल्कुल भिन्न है फ्रेंड्स। द्विगुण व्यंजन कौन से थे, जो हिंदी के अपने व्यंजन हैं, अढ़ और ये संस्कृत से नहीं आए हैं, ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं, तो इसलिए इन्हें द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन पता है ना, उत्क्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, अड़ कि जीभ झटके से नीचे आती है, तो आपको इसकी परिभाषा भी आ सकती है। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। तो इसलिए द्विगुण व्यंजन केवल दो हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ़, लेकिन द्वित्व व्यंजन कौन से थे, द्वित्व मतलब होता है दो, कि जब एक ही वर्ण रिपीट हो, जैसे कि उल्लास। उल्लास में जो ल है पहले आधा आया फिर आपका पूरा आया। उसी प्रकार आपका दुस्साहस, दुस्साहस में पहले स आधा आया फिर पूरा आया। बच्चा पहले च आधा आया फिर च पूरा आया, तो इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। और द्वित्व व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, कितने बच्चों को पता है, जरा जल्दी से बताइए, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल मधु, ऐसे लिख लिख के याद कीजिए कि सभी स्वर जो होंगे वो सघोष और अल्पप्राण होने ही होने हैं, उनका और कोई नियम ही नहीं है जी। तो द्वित्व व्यंजन का दूसरा नाम है फ्रेंड्स युग्मक ध्वनि। क्या है, युग्मक ध्वनि। पेपर में बीपीएससी में आपको ये शब्द आया था और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए थे कि भाई युग्मक ध्वनि तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो युग्मक ध्वनि और कुछ नहीं फ्रेंड्स, वो द्वित्व व्यंजन है। ये डबल डबल नाम आपको याद करने हैं, पेपर में कैसे भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद फिर एक चीज आती है आपकी व्यंजन गुच्छ। सभी ध्यान दीजिए, व्यंजन गुच्छ, या जिसे जैसे गुच्छा होता है ना फूलों का गुच्छा, या फिर जिसे हम कहते हैं आपका संयोग व्यंजन। संयोग व्यंजन, अब ये क्या होता है, ये वो होता है फ्रेंड जहां पे दो व्यंजन भिन्न व्यंजन जुड़े हों। यहां पर तो एक ही व्यंजन था जो कि रिपीट हो रहा था, यहां पे क्या है, जैसे कि अच्छा। अब अच्छा में आधा च और पूरा छ, लेकिन दो भिन्न व्यंजन आपस में जुड़े हैं। उसी प्रकार अगर जैसे मैं कहूं कंबल, तो यहां पे आधा म और पूरा ब, तो दो डिफरेंट व्यंजन आपस में जुड़े हैं, एक आधा एक पूरा। इसको कहते हैं व्यंजन गुच्छ या फिर संयोग व्यंजन। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर के पहले 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त, ये उच्चारण स्थान, ये सारी चीजें। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो बस अब इस विषय में कभी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। और बाकी अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। पहले करेंगे अभ्यास प्रश्न, फिर लास्ट में हम करेंगे उच्चारण स्थान। तो चलिए फिर प्रारंभ कीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? फटाफट क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करिए, इसमें ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, इजी सा टॉपिक है। लेकिन कल साहित्य का लेक्चर है फ्रेंड्स, कल सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे टाइम पे। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? अड़ और ढ़, अभी बताया ना। उत्क्षिप्त व्यंजन जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, अड़ और ढ़, तो बिल्कुल सही। जहां पे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं, बी ऑप्शन। अगला, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक नहीं लगता है उन्हें क्या कहते हैं? सभी बच्चे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक नहीं लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जी, तो उन्हें कहते हैं अल्पप्राण, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ए स्वर क्या है? ए ये स्वर क्या है?
और क्या होता है कि जब आपके पास समय होता है तब तो आप सही उत्तर कर ही देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब पेपर में आपके पास लिमिटेड समय होता है, सीमित समय वाली में, ठीक है ना, सही उत्तर पहचानना काफी कठिन हो जाता है। तो उसकी तैयारी अभी से करिए। तो ए स्वर, अब स्वर हैं, स्वर आपके सघोष भी होंगे, अल्प प्राण भी होंगे, ये तो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका आना था डी ऑप्शन, कि वो सघोष भी हैं, वो अल्प प्राण भी हैं। डन है। देखिए सबका डी ऑप्शन है, तो बस यही करना है फ्रेंड्स, यही एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। फिर आप चाहे क्वालिफाइंग की तैयारी करें, पीआरटी की, चाहे टीजीटी की। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका आपका। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? श, र, ड या कौन सी? फटाफट फ्रेंड्स, हमें लगता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं, ऐसे आसान विषयों में ही हम सिली मिस्टेक करते हैं। तो अभ्यास अभी से कीजिए कि जहाँ पे मार्क्स नहीं कटना वहाँ पे नहीं कटना, मार्क्स पूरे के पूरे आने चाहिए हिंदी में। चलिए, अब अल्प प्राण ध्वनि जिनको बोलने में कम समय लगे। अब सबसे पहले श, ऊष्म व्यंजन है तो ये महाप्राण होगा। र, अंतस्थ व्यंजन है, ये अल्प प्राण होगा। और ड, ट, ठ, ड तीसरा कॉलम है, बोलना आसान है, धीरे बोला जाता है, ये भी अल्प प्राण होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, निम्न में से महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? फटाफट, निम्न में से महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? स, झ, व कौन सी? ये देखिए, महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? सभी बच्चे ट्राई करेंगे। तो यहां पर आप कह रहे हैं झ, ओके, तो झ तो है ही है बिल्कुल। अब व, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, वो महाप्राण नहीं होगा। लेकिन श, श, स अंत ऊष्म व्यंजन है फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन महाप्राण होंगे ही होंगे। तो ये आपका ये भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फिर से डी ऑप्शन। ओके, ए, स और झ दोनों ही महाप्राण हैं। अगला देखिए, फिर निम्न में से अघोष ध्वनि कौन सी है? फटाफट, निम्न में से अघोष ध्वनि कौन सी है? अब इस सेशन के बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैम हमें ये अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण नहीं समझ में आता, वो बच्चे कृपया करके अभी अपनी क्वेरी पूछ लीजिए। नहीं तो इस सेशन को एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है जी, अघोष ध्वनि कौन सी है? अघोष कौन कौन से थे? एक तो यहाँ पे, चलिए स्वर तो है ही नहीं, तो स्वर तो सघोष होता है, च, छ। अब छ जो है वो दूसरा कॉलम है, च, छ, तो दूसरा कॉलम अघोष होगा। क, ख, ग तीसरा कॉलम है, ये नहीं होगा। फिर य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, सघोष होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर करेक्ट होगा केवल और केवल ए ऑप्शन। डी ऑप्शन हर एक में नहीं होगा। कर दिया गलत, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन होगा। और इसीलिए यही होता है कि जब एक दो आंसर आपके डी ऑप्शन आ जाते हैं, फिर आपको बाकी भी लगते हैं कि वो आपका डी ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका केवल ए ऑप्शन है। ओके, अगला देखिए, निम्न में से सघोष ध्वनि कौन सी है? ध्यान से जरा, आपका सही था धर्मेश जी, बहुत अच्छी बात है। जिन जिन का सही है वेरी वेल डन, लेकिन जिन्होंने गलत कर दिया था वो ध्यान से करिएगा। आपको क्योंकि पता चल चुका है कि आसान विषय में भी सिली मिस्टेक ज्यादा होती है जल्दबाजी में। ओके, निम्न में से सघोष ध्वनियां कौन सी हैं? चलिए, तो सबसे पहले आपका फ, फ जो है प, फ सेकंड कॉलम है, सघोष नहीं है। त, थ, द, ध फोर्थ कॉलम है, सघोष होगा। ट पहला कॉलम है, सघोष नहीं होगा। तो आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा। देखिए, अब बच्चों ने सोच समझ कर दिया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वेरी वेल डन। अगला देखिए, श कैसा व्यंजन है फ्रेंड्स? श कैसा व्यंजन है? महाप्राण है, अंतस्थ है, सघोष है, कैसा है? देखिए सारे बच्चे जी, तो श, श, स ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन एक तो आपके सारे महाप्राण होंगे, अंतस्थ नहीं होंगे और सघोष भी नहीं होंगे। तो आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आएगा। देखिए फिर से डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं आना है भैया, सोच समझ के देख लीजिए, 9वें प्रश्न तक आते आते समस्या आ गई। हाँ,
फ्रेंड्स आप कह रहे हैं सी टेट की क्लास नहीं होगी, एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, देखिए इस हफ्ते आप जानते हैं ना थोड़ा केवीएस की मैराथन वगैरह चल रही है, तो केवीएस की जो क्लास है, जो हम केवीएस की क्लासेस कर रहे हैं ना, वो सी टेट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवीएस और सी टेट की ग्रामर का लेवल सेम होता है। ओके तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ कल नहीं होगी क्लास, थर्सडे को होगी और सैटरडे को होगी, जो आपकी 12 बजे वाली क्लास है। लेकिन अगर आपको हिंदी की क्लास डेली चाहिए तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि हिंदी की क्लास डेली चाहिए, वी नीड डेली हिंदी क्लास फॉर सी टेट। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई, तभी पता चलेगा ना अथॉरिटीज तक, तभी आवाज़ जाएगी कि हाँ भाई हिंदी की क्लास तो हमें डेली चाहिए। आगे देखिए, अब अगला, घ किस प्रकार का वर्ण है, जल्दी से, घ किस प्रकार का वर्ण है? सघोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, कैसा है? सभी बच्चे ट्राई करेंगे। घ, अब घ क्या है, क ख ग घ, फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले तो घ बोलने में ज्यादा जान लग रही है, महाप्राण है, अल्प प्राण वाले को हटा दीजिए, बचा महाप्राण। अब घ जो है क्या वो सघोष है? जी बिल्कुल है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, सॉरी ए नहीं, ये आपका बी नहीं, बी आएगा, सी नहीं आएगा, सघोष और महाप्राण, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे देखिए, उसके बाद प व्यंजन कैसा है, प, अब फिर वही प कैसा है, फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम की क्या क्या विशेषता होती है? प सबसे पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम जो होता है वो होता है अघोष और अल्पप्राण। कहां पर है भाई अघोष और अल्पप्राण? सी ऑप्शन, अब इसका सी ऑप्शन है, ठीक है ना, अघोष और अल्पप्राण, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ठ किस प्रकार का व्यंजन है, ठ, ठेले वाला ठ, कौन सा कॉलम है ये, फिर से ट ठ, सेकंड कॉलम है। अब सेकंड कॉलम क्या होगा, और खैर वो भी नहीं, आप बोल के देखिए, बोलने से आइडिया लग जाता है, ठ। जी आज 12 बजे वाली क्लास नहीं थी, मैंने वही बताया फ्रेंड्स, 12 बजे वाली क्लास अब सीधे थर्सडे को होगी। अभी जो ठ है, तो ये क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो आएगा अघोष, तो सघोष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरा कॉलम है। फिर बोलने में ज्यादा जान लगी ठ, तो महाप्राण है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका, सॉरी ये भी थोड़ा सा आपका ठ है फ्रेंड्स, ये अघोष है वो आएगा, ई ऑप्शन नहीं आएगा, ये आपका बी ऑप्शन आएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, अघोष और महाप्राण, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अघोष और महाप्राण। डन है। आगे देखिए, बी ऑप्शन आएगा आपका नेक्स्ट, छ क त थ फ। अब ये चार ध्वनियां है फ्रेंड्स, इन चार ध्वनियों में कॉमन क्या है, कॉमन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो क्या कहते हैं, मैं जैसे छ है, च छ, छ महाप्राण है, ठीक है ना, महाप्राण इसमें नहीं है। फिर क तो अल्प प्राण है, ठीक है ना, वो यहां पर है, लेकिन छ अल्प प्राण नहीं है, तो फिर कैसे किया जाए? तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि चारों ध्वनियों में कॉमन चीज क्या है, अब वो आपको बताना है जी। तो अब छ कॉलम देखते हैं, छ कौन सा है, सेकंड कॉलम, क कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, थ सेकंड कॉलम, प फ सेकंड कॉलम। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पहले और दूसरे कॉलम में कॉमन होती है, वो होती है अघोष ध्वनियां, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे देखिए, सघोष ध्वनियों में क्या होता है, पारिभाषिक प्रश्न ऐसा आ सकता है आपको, इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको क्वालिफाइंग में भी आ सकता है, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। सघोष ध्वनियों में क्या होता है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। जी, तो यहां पर सघोष ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, बाकी जो ये था श्वास वायु अधिक निकलती है, ये महाप्राण में होती है, श्वास वायु कम निकलती है, ये अल्प प्राण में होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो इसलिए स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अगला देखिए, स और थ इन ध्वनियों में क्या समानता है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक लिख दिया, लेकिन आपको ऐसा मतलब नहीं भी मिल सकता,
जरूरी नहीं है कि वहां पे समानता शब्द लिखा हो, वो सिंपल कह देंगे स और थ ध्वनियां कैसी हैं, दैट्स इट। तो वहां पे समझ जाइएगा कि कॉमन की बात हो रही है, स और थ। अब स श श स, तो स जो है वो आपका ये अघोष है और महाप्राण है। थ त थ ये आपका अघोष है और महाप्राण है, तो अघोष भी है, ठीक है ना, और थ महाप्राण भी है, तो ये अघोष। दोनों में कॉमन आपका, ठीक है ना, समानता क्या है कि अच्छा ये स जो है अघोष है और इसका भी ई ऑप्शन नहीं आएगा फ्रेंड्स। त थ ये दोनों अघोष है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि स भी अघोष है आपका और थ भी अघोष है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी भाई, आज ये वाला थोड़ा सा बॉक्स साथ नहीं दे रहा, लेकिन हमारा उत्तर हम आपको बता रहे हैं, अघोष आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है सभी को। उसके बाद अगला प्रश्न, ख और श, इन दोनों ध्वनियों में क्या कॉमन है, ख और श। अब फिर वही ख, क, ख। ख जो है ये आपका अघोष है और महाप्राण है। फिर श, श आपका अघोष है और क्या है, महाप्राण है। तो महाप्राण तो दोनों हैं, ठीक है ना, और वैसे अघोष भी दोनों हैं, तो यहाँ पे अघोष भी हैं और महाप्राण भी, तो अघोष मेन इसमें कॉमन क्या है कि दोनों अघोष हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे सही किया हुआ है। आगे देखिए, फिर य और औ दोनों में कॉमन क्या है, य और औ। अब एक व्यंजन है एक स्वर है, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। जी, तो सबसे पहले औ, ये स्वर है, तो स्वर क्या होता है, सघोष भी है महाप्राण भी है। सघोष, अच्छा महाप्राण, सॉरी अल्पप्राण, अल्पप्राण भी है। स्वर जो होता है वो सघोष और अल्पप्राण होता है। अब य क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब ये सघोष भी है और अल्पप्राण भी है, तो ये दोनों ही चीजें दोनों में कॉमन है। यहां आंसर आपका सघोष और अल्पप्राण दोनों होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये दोनों सघोष भी हैं, ये दोनों अल्पप्राण भी हैं, तो डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है जी। अगला देखिए, फिर न और ल ध्वनियों में क्या समानता है, न और ल, सारे बच्चे चेक कीजिए। जी, तो न सबसे पहले त थ द ध न, न जो है वो आएगा आपका सघोष, लेकिन वो आपका अल्पप्राण भी है। अब ल, य र ल व, ल जो है वो सघोष भी है और ये अल्पप्राण भी है, तो फिर वही ये दोनों ध्वनियां सघोष और अल्पप्राण दोनों हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपका आंसर डी ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सघोष अल्पप्राण दोनों। अगला, ई और ए, इन ध्वनियों में क्या समानता है। अब ये दोनों ही स्वर हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों ही स्वर हैं, तो देखिए दोनों स्वर क्या होते हैं, सघोष और अल्पप्राण। सघोष भी होते हैं अल्पप्राण भी होते हैं, फिर से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि स्वर सघोष भी और अल्पप्राण भी। अगला, ड और ढ, ये ध्वनियां कैसी हैं, ड और ढ ये दोनों ध्वनियां कैसी हैं, अघोष सघोष अल्पप्राण कैसी। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आज व्याकरण का सेशन है, कल हमारा साहित्य का सेशन है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं। अब ड और ढ फ्रेंड्स, ड जो है ये दोनों में कॉमन ये है कि दोनों सघोष ध्वनियां हैं, क्योंकि ये अल्पप्राण थी ये महाप्राण थी, तो प्राण के आधार पर तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन दोनों की दोनों ध्वनियां हैं सघोष, तो बी आंसर आपका करेक्ट आएगा। ओके, आगे देखिए, फिर त और थ ध्वनियों में क्या समानता है, जल्दी से, त और थ ध्वनियों में समानता क्या है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। त कौन सा कॉलम है, पहला, और थ कौन सा कॉलम है, दूसरा।
अब पहले और दूसरे चीज में सिर्फ एक ही कॉमन चीज हो सकती है, कौन सी? अघोष, बिल्कुल, क्योंकि ये अल्प प्राण था, ये महाप्राण था, तो प्राण के आधार पर तो नहीं, लेकिन ये दोनों अघोष हैं। ए ऑप्शन आपका सही आएगा। ओके, सॉरी, सघोष नहीं यहाँ पर, फिर वही ए ऑप्शन, अघोष आपका सही उत्तर है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब लास्ट पार्ट क्या आता है फ्रेंड्स? लास्ट पार्ट आता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर, कि जो वर्ण है उनका उच्चारण कैसे किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान में कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, यहां पर भी हम स्वर व्यंजनों पर फोकस करेंगे। अब शब्द को बोलना बहुत है। अच्छा, आप कह रहे हैं बहुत कंफ्यूजन होता है, प्रतिभा जी बताइए। जैसे यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण में कंफ्यूजन है। एक बार खुलकर क्वेरी पूछ लीजिए, कोई फिक्र नहीं करनी आपको, क्या कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। आप बताइए सही उत्तर क्या, ये मतलब कहाँ पे कंफ्यूजन है, उसके बाद ही हम उच्चारण स्थान प्रारंभ करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। अब उच्चारण स्थान में, तो फ्रेंड्स उच्चारण स्थान मोस्टली ये सारे हैं 9 के करीब। वैसे तो ठीक है ना, एक दो कुछ लोग मान लेते हैं, बट कॉमन जो है वो ये सारे हैं। जैसे सबसे पहले कंठ। कंठ मतलब होता है फ्रेंड्स गला। अब गले से जो सीधा स्वर आ रहा है, जैसे कि क ख ग घ अंग, तो ये जो भी क वर्ग है, पूरा का पूरा क वर्ग, वो आएगा आपका कंठ ध्वनियों में। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंग, सारे सीधे गले से बोले जाते हैं। फिर आता है आपका च वर्ग, च छ ज झ। अब बोल के देखिए सारे बच्चे, उससे ज्यादा और होगा आपको, कि च छ ज झ इय। इसमें आपकी जीभ सीधी थी, तो जब आपकी जीभ सीधी रहती है और मुंह के ऊपर वाले भाग को टच करती है, उसे कहते हैं तालव्य ध्वनियां, तालु स्थान कहते हैं। तो ये क्या है आपका च वर्ग। वर्ग के आधार पे याद करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। फिर अभी स्वरों का भी करेंगे, अभी बहुत कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फिर क च ट, ट वर्ग आया। अब फिर से बोल के देखिए, ट ठ ड ढ ण। इसमें आपकी जीभ मुड़ जाती है, तो जहां पे आपकी जीभ मुड़ जाती है उन्हें कहते हैं मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य ध्वनियां। तो ये कौन सा है? पूरा का पूरा ट वर्ग। ठीक है, ट ठ ड ढ, जीभ मुड़ गई। उसी प्रकार अगला आता है दंत ध्वनियां। दंत ध्वनियां कौन सी हैं? जैसे कि जहां पे दांतों का प्रयोग हो, पूरा का पूरा त वर्ग। ठीक है ना, क्या होता है? त थ द ध न। अब यहां पर एक समस्या है, सारे बच्चे एक बार बोल के देखिए, त थ द ध न। न बोलते समय जीभ पीछे क्यों आई फ्रेंड्स? न बोलते समय जीभ पीछे इसलिए आई क्योंकि वो दंते के अंतर्गत तो आता है, लेकिन दंते का एक उपभाग है। कौन सा? वो है आपका वर्ष ध्वनियां। वर्ष ध्वनि, वर्ष ध्वनि क्या होती है फ्रेंड्स? जो कि दांतों पे नहीं, दांतों के पीछे मसूड़ों पे टच करती है। तो ये कौन कौन सी ध्वनियां होती है मैं आपको बताती हूं। एक्चुअली कुछ लोग इसे दंते का भाग मानते हैं, लेकिन इसमें न, स, ल, ज, ये सारी आती है मोस्टली। ये तीन तो आती ही आती है, न, स, ल, वर्ष ध्वनियां। ठीक है ना, संस्कृत से आया है, लेकिन मतलब इसे हम, अच्छा वर्ष से ना दिया गया तो दंते में हम चूज कर सकते हैं न को भी। ठीक है, ये सारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वर्ष ध्वनि क्या है? कि जब जीभ दांतों पे नहीं, दांतों के पीछे मसूड़ों पे टच करती है, न। उसके बाद अगला आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या होता है? आपके होंठ, सिर्फ होंठों से बोला जा रहा है। ठीक है ना, प, फ, ब, भ, म, पूरा का पूरा प वर्ग। ठीक है, पूरा का पूरा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, दोनों होंठों का प्रयोग है। तो ये था आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पांचों पर ये जो वर्ग थे वो आपके सामने हैं कि सबका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, उसी प्रकार अब अगला आता है आपका ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब प्रॉब्लम ये है, सबका उच्चारण स्थान है भिन्न। सबसे पहले य बोलते समय जीभ आपकी सीधी है, तो य आएगा आपका तालु में, य। ठीक है, फिर आता है र।
र बोलते समय र को प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं, र को लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। प्रकंपित ध्वनि, लुंठित ध्वनि, सारी की सारी र को कहते हैं। और र में जीभ हल्की सी मुड़ जाती है तो र आएगा मूर्धन्य में। ये ध्यान से देखिए, र आएगा आपका मूर्धन्य में। फिर य हो गया, र हो गया, ल आपका आ गया दंते में और बचा आपका यर ल व। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, व ऐसे भी बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअली में हम कैसे बोलते हैं, व में ऊपर के दांत और नीचे का होंठ तो दंतोष्ठ्य, ऊपर के दांत और नीचे का होंठ तो व आएगा आपका दंतोष्ठ्य में। तो ये रहे आपके सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है जी। 13th का रिप्लाई, क्वेश्चन 13th किरण मैं बता देती हूं अभी। ठीक है, 13th क्वेश्चन का आंसर एक बार पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर, श श स ह। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये श और ये श, इन दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न है। क्यों? एक होता है ये वाला श, सिंपल शलगम, शर्माना, इसमें जीभ आपकी सीधी रहती है तो श का उच्चारण स्थान है आपका तालु। लेकिन ये जो श षटकोण है इसे बोलते हैं जीभ को मोड़कर श। जीभ अंदर से ना सीटी सी निकलती है, श, षडानन, षड्यंत्र, तो ये आएगा श आपका मूर्धन्य में। श षटकोण मूर्धन्य, श शलगम तालु। फिर आता है स दांतों का प्रयोग हो रहा है तो स आएगा आपका चाहे दंते चाहे वर्से, दोनों एक ही हैं, दंते हो या वर्से हो दोनों, तो स आएगा आपका यहाँ पर। और ह, अब जो ह है वो सीधे गले से आ रहा है, ह आएगा आपका कंठ में। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, ह आएगा आपका कंठ ध्वनियों में। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अब बचा क्या? बचे आपके स्वर। अब कभी कभी हमें लगता है कि सारे स्वर कंठ में है, जो कि गलत है। सारे स्वरों का उच्चारण स्थान भिन्न है। कौन कौन सा? जैसे सबसे पहले आता है अ आ, ये सीधे गले से आते हैं, अ और आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान होगा कंठ। फिर आता है ई। अब ई में जीभ का प्रयोग हो रहा है, जीभ आपकी सीधी है, ई जीभ बिल्कुल सीधी है, ये आएगी तालु में। अगला आता है ऊ में होंठों का प्रयोग हो रहा है, ऊ तो वो आएगा ओष्ठ में, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर आता है आपका री ऋषि, री का स्वर, री के लिए जीभ को मोड़ेंगे र की भांति तो यह आएगा आपका मूर्धन्य में, री का स्वर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है ए। अब ए में आपके, ठीक है ना, यहाँ पे तालु, जीभ जो है वो सीधी है और गले का भी है, ए ठीक है ना, बोल के देखिए ए, तो यहाँ पर आपकी जीभ सीधी भी है, ठीक है ना, और आपका गले से भी आवाज आ रही है, तो कंठ तालु, कंठ भी और तालु भी, ए और ए। और लास्ट में आता है आपका ओ औ। अब औ बोलते समय होंठों का भी प्रयोग है, गले का भी प्रयोग है, तो कंठोष्ठ है, सॉरी होंठों का तो कंठोष्ठ है, ओ औ, तो कंठ और ओष्ठ है, तो ये आपका ओ औ। तो ये थे फ्रेंड्स सारे के सारे। अब जो बचा नासिका, कुछ होती है नासिक के ध्वनियां फ्रेंड्स हर वर्ग का पंचमाक्षर, जहां पे नाक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपका अंग, इ, ण, न, म, ये सारी नासिक्य के अंतर्गत भी आती हैं। तो बस ये सारा आपका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन का, ठीक है, क्लियर है सभी को। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप बताइए, उसके बाद हम पहले 13th क्वेश्चन क्लियर करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में। जी, र जो है वो मूर्धन्य है, र। हाँ, मैं जानती हूँ कि बिना जीभ को मोड़े भी र बोला जा सकता है, लेकिन जो सही उच्चारण है र, उसके लिए जीभ को हल्का सा मोड़ना पड़ता है, इसलिए वो मूर्धन्य में रखा गया है। फ्रेंड्स, र जो है वो दंत ध्वनि नहीं है, र जो है वो मूर्धन्य में आता है, लेकिन स, ये जो है ना स, ल, ये फ्रेंड्स दंत ध्वनियों में ही रखा है मैंने। जो वर्से है वो दंते का ही प्रकार है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कंफ्यूजन होती है, आपकी क्वेरी बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये जो न, स, ल है ये आपका दंते के अंतर्गत ही है। बस अंतर ये है कि अगर दंते के साथ आपको वर्से स्पेसिफिक आंसर आ जाए तो आप वो चूज करेंगे। जैसे कि अब मैं कहूं पेड़,
पेड़ का आप उत्तर, अगर ऑप्शन में संज्ञा भी है और जातिवाचक भी है तो आप जातिवाचक संज्ञा चूज करेंगे ना, स्पेसिफिक आंसर चूज करेंगे। अगर जातिवाचक नहीं है तो सिर्फ आप संज्ञा चूज कर देंगे, बस उतनी सी चीज है। ठीक है, अब अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज फ्रेंड्स, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुस्वार का आएगा अंग, तो फ्रेंड्स उसे आप इसी में लीजिए अंग। अंग वो कंठ, ये कंठ भी हो सकता है लेकिन वो नासिका में है क्योंकि नाक का प्रयोग है। और विसर्ग आपका कंठ में आ जाएगा, विसर्ग अह, कंठ ध्वनिया। ओके सभी बच्चे, ओके र, अच्छा र को वर्ड से दिए फ्रेंड्स, वो शायद से इसलिए क्योंकि जैसे र, तो कभी कभी इसको मतलब ये काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज कर दी जाती हैं कि उसे वर्ड से में लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं, तो अब मुझे लगता है शायद से ये भी वही चीज़ है जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंगली जैसे वो था ना छंद के प्रकार, तो शायद से। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन पहले देखते हैं कि भाई 13th में क्या था। हाँ जी 13th ये वाला क्वेश्चन था। अब छ क थ फ 13th क्वेश्चन ही पूछा था ना आपने, तो फ्रेंड्स ये था कि ये चारों ध्वनियां क्या हैं। अब इसका मतलब ये है कि चारों ध्वनियों में कॉमन क्या है। अब जैसे कि जो छ है वो महाप्राण है लेकिन क अल्प प्राण है, तो प्राण के आधार पर कॉमन नहीं है, लेकिन चारों में कॉमन ये है कि चारों अघोष ध्वनियां हैं। तो 13th में क्या समस्या थी बताइए। ठीक है, चारों आपकी अघोष हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब फाइनली हम क्वेश्चंस पर चले, उच्चारण स्थान वाले। हाँ जी चलिए, तो छ ध्वनि इसका उच्चारण स्थान क्या है। और प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, वर्षे का मैंने आपको बता दिया, र में कंफ्यूजन है, र में कंफ्यूजन है, आप कोई बात नहीं चिंता मत करिए, कल हो सकता है भाई मैं भी सर्वज्ञाता नहीं हूं, ठीक है ना, मैं भी एक बार कंफर्म कर लूंगी फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए। वर्षे का मैं आपको बता चुकी हूँ र, कल सेशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो हम इसी पर चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ओके, बिल्कुल करेक्ट चीज आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले छ का उच्चारण स्थान, छ है तालव्य, छ च वर्ग है तालव्य ध्वनि। अगला देखिए, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं। ठीक है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, क्योंकि भाई यहां पर लाइव सेशन इसीलिए है कि कोई भी चर्चा हो, ठीक है ना, वो पूरी स्पष्ट तरीके से हो। र में समस्या है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगी भाई, अपना फैक्ट भी चेक कर लूंगी और हो सकता है मेरी करेक्शन हो जाए, सीधी सी बात। तो अच्छी बात है, जो भी आपको पॉइंट लगे फ्रेंड्स उसे रेज जरूर कीजिए, और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, मैं उसको भी, उस पर भी विचार करूंगी, और फिर कल सेशन की स्टार्टिंग में वो चीज़ पहले क्लियर होगी। कहते हैं ना, पहले यहाँ का क्लियर कीजिए फिर एक कदम आगे बढ़िए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे कंठ ध्वनियाँ ग घ क वर्ग की है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। बाकी च छ ये दोनों थी तालव्य। फिर ह और त, अब ह जो है वो कंठ ध्वनि है लेकिन इसमें त भी है ना फ्रेंड्स, त आपकी दंत्य है। उसके बाद प और ब ये दोनों क्या है आपकी ओष्ठ ध्वनियां, होंठों का प्रयोग है, तो बस ये आपका सही उत्तर था, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए अगला, किस विकल्प में सभी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ट्राई कीजिए, सभी, ऐसा नहीं है कि बस 3 हो तो आपने सही उत्तर दे दिया, पांचों की पांचों होनी चाहिए। फ्रेंड्स कल संधि की क्लास नहीं है, कल साहित्य की है, लेकिन अगर आपने संधि की क्लास कहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ फ्रेंड्स संधि का पूरा सेशन लेके आएंगे, लेकिन वो इस वीक तो अभी ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फ्रेंड्स इस हफ्ते का शेड्यूल क्या है। रुकिए ज़रा, अगर आपने संधि की बात कही है तो भाई हम तो आपके अकॉर्डिंगली ही क्लास लगाएंगे। संधि की क्लास फ्रेंड्स इस हफ्ते है तो नहीं, लेकिन अब जैसे कि कल साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली क्लास है, परसों 5 विकल्पों वाला कॉम्प्रीहेंशन है, लेकिन उसके साथ मैं आपको थोड़े संधि के प्रश्न करवा सकती हूँ, लेकिन संधि का मजा तभी आएगा फ्रेंड जब ओवरऑल सेशन उसी का हो। तो अगले हफ्ते मंडे का सबसे पहला सेशन मैं आपसे वादा करती हूँ संधि होगा। चलिए अब यहाँ पर किस विकल्प में सभी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अब र त, अब ये त दंत ध्वनि आ गई, ठीक है ना, और ह ये दोनों नहीं है, फिर तो ये गलत हो गया। द, त थ द ये दंत ध्वनि है, गलत, ठीक है ना, जैसे घ है कंठ ध्वनि है, लेकिन ये सारी की सारी, चौथा विकल्प,
चौथे विकल्प में सारी मूर्धन्य ध्वनि। अब जैसे यहां पर था न, न आपकी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है न, ठीक है ना, ये दंत ध्वनि है। उसी प्रकार अगला देखिए, ए स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? ए ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या आएगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए हर टॉपिक का सेशन यहाँ पर होता है। अभी संधि के भी रिसेंट सेशन हुए थे, लेकिन जैसे आपको अगर पता नहीं चलता तो उसके लिए प्लीज टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी सेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर ए का आएगा कंठ तालु, बिल्कुल सही। अगला, निम्न में से कौन सी तालव्य ध्वनियां नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। कभी कभी हम सिर्फ तालव्य देखकर ना बस फटाफट आंसर चूज कर देते हैं। कौन सी ध्वनियां तालव्य नहीं है? स्पेसिफिक प्रश्न। जी, तो त थ ताता थैया ये आपकी दंत ध्वनियां हैं, ठीक है ना। तो पहले विकल्प में उत्तर मिल गया। बाकी ई छ ज च वर्ग है और श य, ये सारी की सारी आपकी तालव्य ध्वनियां हैं। अगला देखिए, ज का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट, ज, च छ ज च वर्ग है। सभी बच्चे बताइए। हाँ जी, ज, तो ये आएगा आपका तालव्य। अगला देखिए, र का उच्चारण स्थान क्या है? र, फिर वही चीज। अब फ्रेंड जानते हैं र में एक्चुअली समस्या क्या है, कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको व बताया था कि व हम केवल होंठों से भी बोल सकते हैं, लेकिन व का सही उच्चारण स्थान क्या है? व, तो इसलिए हम उसे दंतोष्ठ में रखते हैं, तो एक वो समस्या आ जाती है। तो इसलिए र को फिलहाल आप किस में रखिए? मूर्धन्य में ही रखिए। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, अगर इसमें अंश मात्र भी संदेह है, कल सबसे पहले हम इसी को क्लियर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ओके, अगला देखिए, फिर भ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी जल्दी, भ का उच्चारण स्थान सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा, वैसे फ्रेंड्स आज अगर मैंने आपको ये चीज करवाई है, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। स्वरों के भेद, स्वरों के जितने भी भेद होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपकी संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर, फिर आपके अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, इसका पूरा का पूरा जो सेशन है वो यूट्यूब के वीडियोज में अवेलेबल है। सबसे जो लास्ट आपका शॉर्ट वीडियो है ना, मुझे लगता है सिर्फ 7 या 8 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स, उसको जाकर देखिए। ऑलरेडी 6000 बच्चे, 5 से 6000 बच्चे उसे देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है स्वरों के भेद, तो जाकर इसके बाद देखिएगा। ओके, या फिर नोट कर लीजिएगा कि देखना है आगे। तो भ ये आपका ओष्ठ है। आगे देखिए, श का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट, बस खत्म होने वाला है फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। श का उच्चारण स्थान क्या है? श, अब ये श है, सीटी बसती है, जीभ मुड़ जाती है, ये आपका मूर्धन्य आएगा, क्योंकि जो आपका तालव्य होता है वो होता है श शलगम, श और श में अंतर है, ठीक है, सही उच्चारण स्थान। अगला, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल, अब फिर वही, अब जैसे कि है ल बोलते समय जी ये दांत या दांतों के पीछे टच होता ही है, तो ल को वैसे भी वर्ष ध्वनि में लेते हैं, तो ये आपका दंत में आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा फ्रेंड्स, दंत, वेरी गुड। अगला देखिए, फिर री का स्वर क्या है? री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अब ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। तो आई होप कि आपको उच्चारण स्थान, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण अब ये अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखकर जा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, 60% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। कूपन कोड है आपका लक्ष्य 60, स्पेलिंग्स भी देख लीजिए, सही कूपन कोड लगाएंगे नहीं तो डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए फिर, तो आज हम आपसे लेते हैं विदा, और शाम को 5 बजे मिलते हैं पेड बैच स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।